नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। शब्द विचार। आज हम अपनी कक्षा के अंतर्गत शब्द विचार पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। शब्द विचार वैसे तो हमने पिछली कक्षा में एक बार अध्ययन कर चुके थे हम, लेकिन मेरे पास में कुछ मित्रों की मेरे पास में वापस से कमेंट्स आए हैं कि मैम एक बार शब्द विचार को पुनः समझाया जाए। तो मैं आपको और भी छोटे रूप में एक बार शब्द विचार पुनः समझाती हूँ कि जिस तरह से छोटा बच्चा समझता है ठीक उसी तरह से, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि जैसे मान लो अपने सी-टेट की परीक्षा है ना, यूपी टेट की, एमपी टेट की, या फिर अपने यहाँ पर आर-टेट की जो एग्ज़ाम है, उसमें रीट की जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत बिल्कुल बहुत ही छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की जो ग्रामर है और उस अकॉर्डिंग ही हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए शब्द विचार, शब्दों पर हम थोड़ा विचार करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखें और लिखे वर्ण समूह को पढ़ें। देखो अब जैसे मान लो चित्र क्या है, हाथी है। अब हा हमको कैसे बनाना है पर आ की मात्रा तो हा बन गया, थे पर बड़ी की मात्रा तो थी, तो क्या बन गया, हाथी। और अगर जैसे मान लो हम इसको उल्टा सीधा लिख देंगे, जैसे था ही लिख दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, यह निरर्थक शब्द हो जाएगा। ऐसे ही घ, ए, रे और ए, है ना, मैंने बताया था आपको कि कोई भी व्यंजन हो उसके अंतर्गत स्वर निश्चित रूप से होता है। तो देखो ये घ तो क्या है, एक व्यंजन है, घ क्या है, एक व्यंजन है, और ए क्या है, एक स्वर है। ठीक है, घ और ए मिलकर के क्या बन गया, घ, रे और ए मिलकर के क्या बन गया, रे। तो क्या बन गया, ये घर बन गया। इसी तरह से आपने देखा है कि उपयुक्त वर्ण समूह में एक ही प्रकार के वर्ण लिखे गए हैं, किंतु एक वर्ण समूह को सार्थक और दूसरे को क्या बताया है, इन्होंने निरर्थक बताया है। एक को सार्थक और दूसरे को निरर्थक। हिंदी व्याकरण के अनुसार सार्थक समूह ही शब्द होता है, और सार्थक समूह ही क्या होता है, शब्द होता है। व्याकरण के जिस अंग में शब्द का लक्षण, उसके प्रकार और उसके निर्माण आदि के नियम बताए जाते हैं उसे शब्द विचार कहते हैं। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है, और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। ठीक है, देखो भाषा की जो दूसरी इकाई है वो क्या होती है, शब्द होती है, और शब्दों के योग से वाक्य बन जाते हैं और वाक्यों से भाषा बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक शब्द बोला मैं, दूसरा शब्द बोला यहाँ, तीसरा शब्द बोला रहता, चौथा शब्द बोला हूँ। तो अब इसको एक साथ हमने मिला दिया, मैं यहाँ रहता हूँ, तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। ठीक है, और अब हम इसको जैसे हिंदी में बोल रहे हैं तो वह हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी में बोल रहे तो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, जिसमें भी हम बोल रहे हैं वह उसी भाषा को उसको नाम दे दिया जाता है। अब ये देखो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। देखो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक, जो सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए क्या है, शब्दों के भेद देखिए। शब्दों को उत्पत्ति, रचना, व्याकरणिक प्रकार्य एवं अर्थ के आधार पर निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया है। देखो मैंने आपको कल भी जो अपनी कक्षा हुई थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो शब्द हैं उनको 4 भागों में बांटा है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, या स्त्रोत भी कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, एक अपना रचना के आधार पर था, फिर एक अपना अर्थ के आधार पर था, और इसी तरह से एक अपना अर्थ के आधार पर था, और एक अपना रचना के आधार पर, और एक जो अपना बचा था वह अपना था प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आप देखो सबसे पहला हम देखते हैं उत्पत्ति स्त्रोतों के आधार पर। तत्सम और तद्भव शब्दों को मैंने आपको समझाया था कि तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ अपने आ जाते हैं, और तद्भव, अब तत्सम और तद्भव याद करना है तो तत्सम को याद कर लो, तद्भव स्वतः याद हो जाएंगे। देखो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं तथा उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे धृत, सूर्य, ग्रह, विद्या आदि। और इसी तरह से तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी क्या सूची है। देखो अग्नि और आग, पंच और पांच, ऐसे सप्त और सात हो जाता है। ऐसे ग्रह और घर, मुख और मुंह, लक्ष्य और लाख, क्षीर और खीर, इसी तरह से पुष्प और फूल, भगिनी और बहन, धृत, घी, स्वर्ण, सोना, सप्त, सात, सूर्य, सूरज। तो इस तरह से जो शब्द बिल्कुल ऐसे स्पष्ट रूप से आ जाते हैं तो वो तो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है,
और जो उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी अगर फेरबदल कर दिया जाता है साधारण शब्द के अंदर, यदि थोड़ा बहुत भी संस्कृत भाषा के शब्द के अंदर फेरबदल कर दिया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखो आगे आता है अपना देशज शब्द। अब देशज में मैंने आपको बताया था कि जो भाषा भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ जाती हैं, मतलब किसी भी बोली और भाषा से हिंदी में आ जाए, उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी है, खटखटाना है, झाड़ू है ना, झटपट है, और खटिया है, खिचड़ी है, तो ये सब शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। ठीक है। ऐसे विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आया, मान लो मोबाइल आ गया, पेट्रोल आ गया, स्कूल आ गया। अब देखो मोबाइल को हम कैसे बोलेंगे, दूरभाष यंत्र बोलते हैं हिंदी में। अब कौन बोलेगा इसको दूरभाष यंत्र, लेकिन अब हम हर जना इसको मोबाइल बोलता है, चाहे कोई कितना भी बुढ़ा हो, जवान हो, या फिर कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सब इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल। दूरभाष यंत्र कोई नहीं बोलता। ऐसी पेट्रोल, अब पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं, जबकि हिंदी में पेट्रोल को क्या बोलते हैं, घासलेट। पेट्रोल को क्या बोलेंगे, घासलेट। ऐसे ही स्कूल है, स्कूल को क्या बोलेंगे, विद्यालय, है ना। ऐसे ही मशीन है। अब इनके हिंदी में नाम अलग हैं, लेकिन अब ये अंग्रेजी नाम है। जैसे गैस है, स्टेशन है ना, डॉक्टर है, बस है, ट्रेन है, इत्यादि। ठीक है। ऐसे फारसी शब्द है, जैसे आसमान का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आकाश। ठीक है। ऐसे ही मगर, है ना, लेकिन, जमींदार, है ना, ऐसे ही जमीन, जहाज, नमक, अगर, पजामा, और शादी, आराम आदि। ये शब्द कैसे हैं, फारसी भाषा के। ऐसे अरबी भाषा के, गरीब है, फ़कीर है, एहसान है, कत्ल है, खत है, खजाना, किताब, औलाद, मतलब, इत्यादि। ऐसी तुर्की भाषा के शब्द हैं, जैसे चाकू है, कुर्ता है, कुली है, कैंची है, गलीचा है, चम्मच है, आदि। इसी तरह से हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द आ गए, अलमारी, आलपिन, कप्तान, गोदाम, संतरा, बाल्टी, गमला, चाबी, इत्यादि। ठीक है। अब इसी तरह से हम फ्रांसीसी शब्दों से, भाषा से, अब देखो क्या क्या है फ्रांसीसी के, देखो कारतूस है, ठीक है, कूपन है, अंग्रेज है, कर्फ्यू है, बिगुल है, इत्यादि। ठीक है। अब इसी तरह से हम रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ में परंपरा से प्रयुक्त हो रहे हैं और इनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनका कोई, है ना, यदि इनके टुकड़े कर दिए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। इन्हें परंपरागत शब्द भी कहते हैं। परंपरा से प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि पुराने समय से, परंपरा का अर्थ है पुराने समय से, बहुत पहले से। जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, आज, कल, मुंह, घोड़ा, मिठाई, इत्यादि शब्द। ठीक है। ऐसे ही हम यौगिक शब्द देखते हैं। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बनने वाले, 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय। ऐसे धर्मशाला, धर्म प्लस शाला। सामाजिक में है समाज प्लस इक, इत्यादि जो शब्द हैं वो कैसे शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से भी की जा सकती है। जैसे 2 मूल शब्दों को जोड़ करके धर्म प्लस अर्थ क्या बन गया, धर्मार्थ, है ना। अब जो प्रत्यय, जैसे मान लो शरीर है और प्रत्यय क्या है, इक, तो क्या बन गया ये, शारीरिक। ऐसी उपसर्ग, मान लो निरुपसर्ग है और जल प्रत्यय है, तो क्या बन गया ये, निर्जल बन गया। ठीक है। अब देखो जो यौगिक शब्द होते हैं वे 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर के बनते हैं और दोनों के कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निश्चित रूप से होते हैं। अब ऐसे योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वे देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हुए वे अन्य ही कोई अर्थ निकाल देते हैं। जैसे मान लो जलज है ना, तो जल का अर्थ भी कमल नहीं होता, लेकिन अब जलज है, जल के 2 टुकड़े करेंगे अपन तो इनका अर्थ अन्य ही कोई निकल जाएगा। जैसे दशानन है तो अब इसके टुकड़े किए हमने
10 प्लस आनन, तो 10 का अर्थ भी रावण नहीं होता, आनन का अर्थ भी रावण नहीं होता, अपितु अन्य अर्थ इसमें से निकल करके आ गया। ऐसे ही अपने पास है पीताम्बर, तो पीत का अर्थ भी कृष्ण नहीं होता और अंबर का अर्थ भी कृष्ण नहीं होता, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। तो अब अपन ऐसे, अब देखो परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनेगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जाते और जो परंपरा से चले आ रहे होते हैं वे होते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे मान लो हाथी है, अब हाथी के टुकड़े नहीं किए जाएंगे। ऐसे ही मान लो यौगिक शब्द वे हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर के बने और जिनके टुकड़े भी हम कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, ठीक है, पुस्तकालय। ऐसे ही योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 मिलकर के किसी अन्य ही अर्थ को निकाल लेते हैं बहुव्रीहि समास की, जैसे वे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अब प्रयोग के आधार पर कैसे होंगे? प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक तो होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। अब विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिसके रूप में विकार या परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। संज्ञा, अब देखो विकारी शब्द, अब देखो ये क्या प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं। अभी अपन ने किसके आधार पर किया था? अभी अपन ने किसके आधार पर किया था? रचना के आधार पर, और उससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर। अब जो तीसरा है वो प्रयोग के आधार पर। हम क्या क्या प्रयोग में लेते हैं? विकारी और एक अविकारी, 2 तरह के शब्द प्रयोग में लेते हैं। अब देखिए विकारी शब्द क्या होंगे? विकारी शब्द हम किसे कहेंगे? विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्द, ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिसके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, वे तो विकारी शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो संज्ञा तो कौन हो गई? जैसे लड़का, लड़की, है ना, या फिर कोई आदमी, है ना। तो इस तरह से जो भी सजीव प्राणी वे सब क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो सजीव प्राणी हो ही गई, ये तो संज्ञा हो गई। और इसमें जैसे कोई स्थान भी आ जाता है, कोई जगह विशेष या कोई वस्तु इत्यादि का जो बोध करवाती है, वही क्या होती है? हमारी संज्ञा होती है। अब देखो संज्ञा की जगह कौन काम में आ जाता है? सर्वनाम काम में आ जाता है। जैसे मान लो उसने कह दिया कि मैं एक लड़का हूँ, है ना। अब मैं की जगह क्या हो जाता है? वो अपने नाम की जगह उसने क्या लिख दिया? मैं लिख दिया, ठीक है, तो वो सर्वनाम हो गया। यह पेन मेरा है, तो मेरा इसमें क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हम सब खेलते हैं, तो हम क्या हो गया? एक सर्वनाम शब्द हो गया, ठीक है। अब विशेषण किसी की विशेषता, जैसे मान लो वह मोटा है, वह पतला है, वह काला है, वह गोरा है ना, ये सब क्या है? इनकी विशेषताएं हैं, इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इसी प्रकार से क्रिया है, आया, आई, गई, खाया, पिया, सोया, रोया, धोया, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं? क्रियाएं हैं, ठीक है। पढ़ना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। अब ये तो अब अपन को पता चल गया कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब अविकारी देखो कौन कौन होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। एक तो क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक और एक है विस्मय बोधक। इनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। अब देखो क्रिया विशेषण क्या है? राम एकाएक चला गया, राम एकाएक चला गया, सीता एकाएक चली गई। अब ये क्रिया विशेषण क्या है? जाना तो एक क्रिया है, लेकिन इसके साथ में विशेषण क्या दे दिया इन्होंने? एकाएक। ये तो क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गई। अब संबंध बोधक देखो, कुएं के पास पुरुष है। अब पुरुष का संबंध किससे हो गया? कुएं से, ठीक है। कुएं के पास महिलाएं हैं, महिलाओं का संबंध किससे हो गया? कुएं से, ठीक है। ऐसे ही समुच्चय बोधक, जैसे ग्रुप में कोई काम होता है वो समुच्चय बोधक होगा। जैसे रोहन और सोहन ने खाना खाया, तो ये समूह में हो गया ना। और सीता और गीता ने खाना खाया, मतलब ये सारे क्या हो गए? संबंध सूचक हो गए। ऐसे ही विस्मय बोधक होते हैं, उफ लड़के ने तंग कर दिया, मतलब एक अपने घबराहट जैसी बात हो जाती है ना। जैसे मान लो अपन विस्मय किसी चीज़ को देखे, ओ ये इतना बड़ा हो गया। ऐसे किसी बच्चे को हम देखते हैं, हमने बहुत पहले उसको छोटा देखा, लेकिन कुछ दिन बाद हम उसे पुनः देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ओ ये इतना बड़ा हो गया। आप जैसे कोई कह देगी हाँ ये कॉलेज में आ गया।
अब ये कॉलेज में पढ़ने लगा है या अब ये पढ़ाने लगा है, अरे ये तो अभी तो पढ़ता था खुद भी, अभी तो ये स्कूल में जाता था और अभी ये कॉलेज में भी आने लग गया। तो मतलब हम किसी चीज़ को देख करके शंका उत्पन्न करते हैं, है ना, अपने मन में किसी चीज़ को सोच करके यह इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अरे ये कैसे, तो वहीं पर विस्मय बोधक मतलब किसी चीज़ को देख करके विस्मित हो जाना ही विस्मय बोधक है। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के शब्दों का पुनः हमने एक बार अध्ययन कर लिया। चूँकि हम एक बार ये वापस पहले भी कर चुके हैं, तो आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।